प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम सामाजिक विषय के अंतर्गत पार्ट 3 में ही पार्ट 5 का वीडियो हम लोग बना रहे हैं और इसमें चर्चा करेंगे यूरोप में बढ़ती नील की मांग। यूरोप में बढ़ती नील की मांग जब विभिन्न कारणों से अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका से जो नील की खेती होती थी और नील का आयात होने में मुश्किलें आने लगी, तो यह भी एक कारण था भारतीय नील की मांग का बढ़ने का। अब यूरोप में बढ़ती नील की मांग, अब यूरोप में जब नील की मांग बढ़ने लगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हम भारत में भी इसका उत्पादन बढ़ा करके और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी और बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में एक डेट आता है 1788 का, 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए जो नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। यानी 1788 में केवल 30% था, ठीक। लेकिन 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। यानी 1810 में, इस डेट को देखेंगे, 1810 में लगभग 95% हिस्सा नील ब्रिटेन द्वारा आयात किया जाने लगा। अब यदि आप इसको देखेंगे तो लगभग 1810 में से 1788 को यदि आप हटाएंगे तो 2 और 2 यानी 22 वर्षों में क्या निकला? वर्ष। यानी 22 वर्षों में ही जो भारतीय नील की मांग थी, जो उसका आयात था, वो लगभग 30 से बढ़कर के 95% हो गया। यानी कि लगभग कितने प्रतिशत? 65% की बढ़ोतरी इन 22 वर्षों में हुई। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन से पैसा कमाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। मतलब इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि अपनी नौकरी को छोड़ करके लोग केवल नील के का ही व्यापार करने लगे। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार हो गई। इतना इम्पोर्टेंट हो गया भारत में उगने वाला नील। नील की खेती कैसे होती थी, इसमें भी चर्चा करेंगे कि नील की खेती कैसे होती है। नील की खेती कैसे होती है? नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे। एक था निज। नील की खेती कैसे होती थी? इसके 2 तरीके थे। एक था निज और दूसरा था रैयती। एक था निज और दूसरा था रैयती। निज क्या था? निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। जो बागान के मालिक थे वह खुद ही, यानी अपने निजी तौर पर, आप इसको जान सकते हैं, सरल भाषा में कह सकते हैं,
निज माने अपना स्वयं अपने बागान में उसका उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे जिस पे वो बागान लगाते थे, या तो उस जमीन को खरीद लेते थे, या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े यानी इसको कहते हैं लीज पे लेना, लीज पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ये था निज। दूसरा है निज की खेती में क्या समस्याएं आई, समस्याएं क्या थी? इसमें समस्या भी थी, बागान मालिक को निज की खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी बहुत ज्यादा थी, पहले से ही बहुत ज्यादा थी। यहाँ छोटे मोटे खेती ही उनके साथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीन उन्हें कहाँ मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द जमीन पर, यानी उनकी जो फैक्ट्री बागान लगता था कि वो ये भी कंडीशन था कि जो नील की खेती होगी वो जमीन के उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द ही होगी। जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। इसमें टकराव और तनाव पैदा हो गया। जाहिर सी बात है कि जो कई सालों से रह रहा है, अगर यदि आप उसको स्थानांतरण करवाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा नहीं लगा तो जाहिर सी बात है तनाव और टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। मजदूरों का इंतजाम भी करना आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। ठीक, इस प्रकार से कई समस्याएं थी। 1 बीघा नील की खेती करने के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत होगी। एक मुश्किल ये था। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव भी एक बड़ी समस्या थी। किसानों में को भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए इन चीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी, भाई जिस समय नील उत्पादक को जरूरत होती थी उस समय किसानों को जरूरत होती थी, इसलिए वो क्या थे, उनके लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते थे। उसी समय किसानों को हल बैल भी चावल के खेतों के लिए जैसे कि धान की खेती के लिए आवश्यक था। तो 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील का पैदावार वाली जो 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब रैयत क्या था? रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध, इसको सट्टा बोलते हैं। ठीक है, रैयत मतलब जो जमीन किसानों के पास रहती थी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रैयती व्यवस्था। ठीक है, उसको वो सट्टा पर एक अनुबंध करके सट्टा कर लेते थे और कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। ठीक, अब जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा भी मिल जाता था। कर्जा लेने वाले जो रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और यही चक्र दोबारा भी चलता रहता था। इस प्रकार से निज और रैयत की व्यवस्था चलती थी और उसपे नील का उत्पादन बढ़ा। नील के उत्पादन से भी काफी पैसा मैंने कमाया। ठीक, इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से कंपनी ने अपने फायदे के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। दूसरी चीज ये है कि जो किसान पहले से इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ साथ परेशानी यह थी कि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और यह मिट्टी की सारी जो ताकत, जो उसकी उर्वरा शक्ति होती है, खींच लेती थी।
और नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती करना आसान नहीं होता था और न ही वहां की जा सकी। ठीक, अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नील विद्रोह और उसके बाद की